क्लास। बच्चा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेज़र कर सकें कि हमारे सर्किट में करंट प्रेजेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, सो द गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल करंट। कि अगर सर्किट में इवन स्मॉल करंट भी, कितनी स्मॉल करंट बेटा? मिली एम्पेयर्स में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो आपका डिवाइस होता है वो आपको ऑलमोस्ट 0 to 30 मिली एम्पियर करंट की मेजर्स को, इसकी प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, स्मॉल करंट की प्रेजेंस को बताता है। कई जगह लिखा होता है कि सेंसिटिविटी और जो गैल्वेनोमीटर की है वो कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर वो इंक्रीज़ है या सेंसिटिव ज़्यादा है तो मतलब वो स्मॉल करंट को मेज़र कर रहा है, लेकिन वो एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यूज़ ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग किसको मेज़र कर सकें? प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल करंट। कितनी स्मॉल करंट? इन मिली एम्पेयर्स। मिली एम्पेयर्स के स्केल में जो करंट अगर सर्किट में प्रेजेंस है तो उसको मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसे गैल्वेनोमीटर। याद रखना, इसके प्रेजेंस को मेज़र कर रहे हैं, करंट को मेज़र नहीं कर रहे हैं। करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस हम लोग एमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके प्रिंसिपल की। जो गैल्वेनोमीटर है हमारा डिवाइस, उसका प्रिंसिपल क्या है? जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कल डिस्कस किया था, वही टॉपिक इसका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल, जैसे हमने कल एक करंट कैरिंग कॉइल ली थी, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द टॉर्क। कि एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लेंगे और उसे हम किस में रख दें? अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो किसको एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। जैसे बच्चा देखिए, हमने कल ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली थी PQRS। ठीक है, इसको प्लेस किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बी वेक्टर में। तो इसमें फोर्स के 4 कंपोनेंट्स लगे थे, जिनमें दो कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए थे, लेकिन 2 कंपोनेंट कौन कौन से? F1 और F3 फोर्स के कंपोनेंट के कारण जो हमारा ये कॉइल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया था। क्यों रोटेट हुआ था? क्योंकि इस पर क्या एक्ट कर रहा था? टॉर्क एक्ट कर रहा था। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इसके प्रिंसिपल को हमने ड्राइव किया है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो किसको एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। अब देखिए, अगर हम मान लें हमने जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करने से क्या होगा बेटा? टॉर्क क्या होता है? हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था टॉर्क का कल, टॉर्क क्या था हमारा? करंट एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा, यही हमारा फॉर्मूला था। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा ले ली, अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा ली तो उसमें करंट भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो अगर n से मल्टीप्लाई कर रही है इस पूरी टर्म्स को, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करूँगी टॉर्क भी क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग चूज़ करते हैं एक ऐसी कॉइल जिसमें क्या है? मैनी टर्न्स है, तो उसमें क्या होगा? और उसको हम प्लेस कर दें एक मैग्नेटिक फील्ड में। बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें उस करंट कैरिंग कॉइल को जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है उसको प्लेस्ड कर दें तो क्या होगा? कॉइल में टॉर्क एक्ट होगा। उस टॉर्क की कॉइल क्या करेगी? हमारी रोटेट करेगी। अब वो जो कॉइल रोटेट कर रही है उसके साथ हम किसको अटैच कर देंगे? एक पॉइंटर को और एक स्केल को। जैसे कि आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर अपनी फिजिक्स लैब में देखे होंगे जब आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉइंटर और स्केल्स लगा होता था। वो स्केल है जो आपको वो रीडिंग देता था 0 से 30 मिली एम्पेयर तक। जो पॉइंटर होता था एक नीडल सी होती थी वो आपकी, जिसका एरो हेड शो करता था कि सर्किट में करंट कितनी है। ठीक है, वो हमें क्या दे देगी? कि डिफ्लेक्शन को बता देगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? वो करंट की प्रेजेंस को बता देगी। अब देखो, मोर द करंट, जितनी ज़्यादा सर्किट में करंट होगी उतना ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट टॉर्क उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉइल है उतनी जल्दी क्या करेगी? रोटेट करेगी। अगर वो रोटेट कर रही है मतलब डिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा होने वाला। और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो आपकी नीडल है इतनी ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट डिफ्लेक्ट करेगी तो उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगी? रीडिंग मिलेगी स्केल में। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं? हमने इनपुट में क्या दिया? सर्किट में मोर करंट दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिल गई? अगर करंट ज़्यादा है तो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो उसकी रीडिंग भी स्केल पर क्या दे रहा होगा? ज़्यादा ही दे रहा होगा। ओके बच्चा, ये तो हो गई इसकी कॉन्सेप्चुअल बात। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। अभी तक हमने गैल्वेनोमीटर का स्टेटमेंट पढ़ ली कि वो होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? हम देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले आप जब डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले या फिर जब एक्सप्लेन करोगे तो आप सबसे पहले कहोगे कि हमने एक छोटा सा फ्रेम लिया। ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में जो ये प्लेस्ड है ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम बना किसका होता है बेटा? ये फ्रेम बना होता है ब्रास का। ठीक है, ब्रास मेड एक फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर हम लोग, अगर ये रेक्टेंगुलर ब्रास का फ्रेम है आपका, तो इसके अंदर आप लोग एक
सिलेंड्रिकल शेप का क्या रखोगे, सॉफ्ट आयरन को रखोगे। ये क्या होने वाला है हमारा एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करें, बाकी सबको धुंधला धुंधला रख ले अपने माइंड की इमेज में। ये सबसे पहले ये हमने एक फ्रेम कंसिडर किया। ये फ्रेम किसका बना है बेटा, ब्रास का। इसके अंदर हमने किसको प्लेस किया, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसका रीज़न क्यों है, रेडियल फील्ड के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ब्रास का फ्रेम है इसको वाउंड करेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ हम जो हमारे कॉपर की वायर होती है। कॉपर वायर में ध्यान रखिए प्रॉपर इंसुलेशन हो। प्रॉपर इंसुलेशन मतलब जो वायर है उसके ऊपर हम लोग ये प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा रखी हो। तो ये जो हमारा यहाँ से लोअर एंड जिसको मान लें अगर हम लोग ये कॉपर वायर का, तो इसमें नंबर टर्न्स लेंगे कॉपर वायर की, किसमें, इस ब्रास के फ्रेम में। और जो इसका अनोदर एंड होगा कॉपर वायर का, जो अपर एंड होगा, वो विद द हेल्प ऑफ, देखो ये जो हमारी वायरिंग है जिसकी हमने बाउंडेड किया ओवर द ब्रास फ्रेम, ये हमारी किसकी बनी हुई है, ये कॉपर वायर की विद प्रॉपर इंसुलेशन है, ठीक है। अब जिसका जो अपर एंड है ये हमारा कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, ठीक है। जो ये रेड से डिनोट हो रहा है ये हमने यहाँ पर इसके ऊपर एंड को अटैच कर रखा है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये पॉइंटर है, यहाँ पे स्केल है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, ये हमारा एरो हेड से डिनोट हो रहा है पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पर जो ये हेड है इसको हम मूवेबल हेड भी बोलते हैं, ये मूव करता है, ठीक है। इसका जो ये देखो रेड साइड से कनेक्ट है, ये रेड साइड की जितना भी हमने रेड से मैंने डिनोट कर रखा है बच्चा, ये सारे के सारे क्या हमारा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप को के सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो मूवेबल हेड है उसको टर्मिनल T1 से हमने अटैच कर रखा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इसी तरह से जो टर्मिनल T2 है, ठीक है, वो भी किससे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो ये जो लोअर एंड है इससे, इस लोअर एंड से कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। अब जो ये एंड है इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, देखो हमारा जो ये हमारी प्रॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर थी, इसका जो लोअर एंड है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है। कहाँ पर लिखूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख दूँ, ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंग जो मूवेबल भी है, और ये भी किसका बना हुआ है, हमारा फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स का ही ये स्प्रिंग बना हुआ है, ठीक है। इस स्प्रिंग को जो किससे अटैच था, हमारा जो कॉपर की हमारी वायर थी इसके लोअर एंड से कनेक्ट था, ये यहाँ से किससे कनेक्टेड है, फर्दर कनेक्टेड टर्मिनल T2 से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से करंट को यहाँ से एक बार अटैच करेंगे, करंट देंगे सर्किट में, तो करंट ऐसे आएगी, ये हमारी करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी सर्किट में। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन है। करंट कैसे फ्लो कर रही है बेटा सर्किट में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। अगर करंट सर्किट में हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमारा ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ये किस में प्लेस्ड है, दो हमारे ये कनकेव शेप के दिख रहे हैं आपको, ये कनकेव शेप के दो हमारे मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में हमने प्लेस्ड कर रखा है इन कॉइल को। यहाँ पे ध्यान दें, जो ये फ्रेम है हमारा ब्रास का बना हुआ है, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग फ्रेम भी है हमारा ये। अब यहाँ पे हमने नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट के बीच में इन कॉइल्स को रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना होके ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होने वाला है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें ये जो हमारा कॉइल है इसका जो प्लेन होगा वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है, सेंटर में तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, बट अदरवाइज ये कैसे मूव करेगा, जैसे आप लोगों की स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके अलावा हमारी डायरेक्शन कैसे होने वाली है, ऐसी डायरेक्शन होगी, ये जो ऐसे कुछ डायरेक्शन होती है रेडियल फील्ड की, ठीक है। कि मान लीजिए इस कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है इसके प्लेन में तो नहीं रहने वाला, इसके प्लेन में होगा, इसका हम एरिया वेक्टर लेंगे, इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कितने हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा, सॉरी एरिया अलोंग द प्लेन होगा, तब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अगर हम इसको रोटेट करें, मान लीजिए इसको रोटेट किया, ये रोटेट करके कैसे हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा,
अलोन, अभी क्या है ये अलोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी रोटेट करके यहाँ पे है अलोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट करके यहाँ पे अलोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे रोटेट करके अलोन द डायरेक्शन, और फिर ये ट्विस्ट हो गया अलोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी भी बार हम कॉइल को रोटेट करेंगे हमेशा किसके डायरेक्शन में रहने वाला है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ही ये रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग रेडियल फील्ड बोलते हैं, जो किसके कारण आया हमारा, ड्यू टू द यूज़ ऑफ दिस कनकेव शेप्ड मैग्नेट्स। ठीक है, यहाँ तक अब आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन से पता चल गई होगी कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, एक ब्रास का फ्रेम लिया है, इसके अंदर हमने क्या रखा है, एक सॉफ्ट आयरन के कोर को रखा है। ठीक है, उसके ऊपर हमने किया क्या, प्रॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का यूज़ किया, उसका अपर एंड हमने विद द हेल्प ऑफ 4 ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स कनेक्ट किया हेड से जो मूवेबल है। ठीक है, जो लोअर एंड है इसको कनेक्ट किया स्प्रिंग की हेल्प से। ये कैसा स्प्रिंग है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, इसकी हेल्प से हमें कनेक्ट किया है, किससे, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से होते कनेक्ट है हमारा टर्मिनल T2 से। ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है। ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट हमारे किस में रखी हुई है, एक नॉन मैग्नेटिक और नॉन मेटालिक बॉक्स के अंदर रखा। ये बॉक्स पूरा का पूरा क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक और नॉन मेटालिक बॉक्स है, जिसमें प्रॉपर एयर इंसुलेशन भी है, ताकि पूरे का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर फंक्शनिंग हो रही है वो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक टर्म से या फिर सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्क की। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस्ड किया। अब इसमें से क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। ये कॉइल रेक्टेंगुलर है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, इसको किस में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। तो इसमें क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIA/AB साइन अल्फा। यहाँ पे ये अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, एरिया, एरिया किसके इक्वल होगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये पीछे भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है थीटा की। थीटा क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल। अब देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे इसको करंट को मैंने यहाँ से सर्किट को ऑन कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कॉइल रखा है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड होगा, टॉर्क। अब जैसे टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, ये कॉइल मान लेते इस यहाँ पे रोटेट कर गई, यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, इस एंगल अल्फा से ये क्या हो गई, रोटेट कर गई, इस डायरेक्शन में आ गई। ये भी किसकी डायरेक्शन है, अलोन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड रेडियल है। तो अब थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड होगा। किस में ये जो ट्विस्ट है किस में प्रोड्यूस्ड होगा, हमारी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप में ये ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ। अब इसको हम रोटेट करेंगे तो जो हमारी स्ट्रिप है इसमें एक ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब रोटेशन हुआ कॉइल का, मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हाफ रोटेशन दिया, तो जैसे इसको रोटेशन देंगे स्प्रिंग क्या करेगा, हाफ रोटेट करेगा। आपको पता है स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है उसको रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू रिस्टोर इट्स पोजिशन, इसीलिए हमने स्प्रिंग को यूज़ भी किया कि हम जैसे इसको रोटेट करें हाफ रोटेशन के बाद, जैसे हम इसको छोड़ दें तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा ड्यू टू इट्स क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। याद हो आपने पढ़ा हो पिछली प्रीवियस क्लासेस में डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हम पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स लगने वाला है। ये जो के है फैक्टर किसके, रेस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करेगा हमारा कि के क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क है एक तरह का। सर्कुलर में लग रहा फोर्स तो टॉर्क हो गया, किस में, पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। पर यूनिट ट्विस्ट हमने मान लिया कि एक ट्विस्ट लगा, कि फर्स्टली मूव कर गया, कितना ट्विस्ट कर गया, एक्चुअल में यहाँ था ट्विस्ट इतना कर गया, तो ये इतना ट्विस्ट हो गया, इतना ट्विस्ट हो गया, इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, इनके बीच का जो ट्विस्ट है। ठीक है, तो जो हमारा ये एंगल जो वैल्यू के होगी ये क्या होगी, हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, जितना हमने इसको मूव करवाया कॉइल को, इतना ही क्या कर जाएगा, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगा। ये मतलब जो टॉर्क है टाउ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें कि जब हमने करंट फ्लो करवाई कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस था तो उसमें टॉर्क एक्ट किया। अब जैसे टॉर्क एक्ट किया, टॉर्क ने एक्ट करना स्टॉप किया, तो स्प्रिंग के कारण, जो हमारी स्प्रिंग थी बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग के कारण जो कॉइल है अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो रिगेन करने के लिए जितना वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो फोर्स के किसके इक्वल होने वाला है बेटा हमारा, वो रेस्टोरिंग टॉर्क के इंटू थीटा होगा। तो हमने कहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होने वाला है, रेस्टोरिंग टॉर्क के। तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, NIBA। यहाँ पे साइन अल्फा था क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेन है हमारा कॉइल का वो किसके अलोन होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे NIBA इज इक्वल्स टू के थीटा,
तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डिवाइडेड में एन बी ए थीटा। यहाँ पे के भी हमारा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है। तो इन सारी कांस्टेंट को हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसे रिप्लेस कर देंगे, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है कि मटेरियल का टाइप कौन सा यूज़ किया आपने, स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्प्रिंग जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या फिर कह सकते हैं उतना एक्यूरेट प्रोड्यूस होगा, सॉरी। तो आई इज इक्वल्स टू जी थीटा आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर जी तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम रिमूव करें तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, थीटा के। थीटा मतलब डिफ्लेक्शन, थीटा है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि यहाँ पे हमने क्या कि इसने रोटेट कर गया सम एंगल थीटा से, एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी, रोटेट करके यहाँ पे चले गए, थीटा से रोटेट कर गया, तो इतनी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है हमारा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, कि करंट कितनी ज़्यादा फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर में। स्टार्टिंग में बताया था आपको, इनपुट में हम करंट देंगे, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा क्या होने वाले, डिफ्लेक्शन, और जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी मतलब हमारे स्केल में रीडिंग भी उतनी ही ज़्यादा मिलने वाली है। ये देखिए ये स्केल है, यहाँ पे हमें रीडिंग मिलती है, ठीक है। कई बुक्स में इसको मिरर से भी रिप्लेस किया जाता है, सभी बुक में अलग अलग लिखा होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या, जो कोई भी हमारा गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है उसकी एक टर्म है, फिजिकल टर्म, कि करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कितना कह सकते हैं कि ये प्रेजेंस दिखाएगा करंट का, जब हम करंट कितनी फ्लो करवाएं, यूनिट करंट को फ्लो करवा दें, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी को आई एस से सिंबल से डिनोट करते हैं। ये कितना होगा भाई, कितना ट्विस्ट कर गया हमारा कोई, जब कितनी करंट फ्लो करवाई हमने, आई करंट फ्लो करवाई। थीटा कितना होता है बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से देखिए, थीटा डिवाइडेड में आई, यहाँ से हम कर सकते हैं थीटा डिवाइडेड में आई किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के डिवाइड में आई ले जाएंगे तो एन ए भी ऊपर चला जाएगा, एन बी ए डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, के। ये क्या हो जाएगी हमारी करंट सेंसिटिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर एम्पियर। रेडियन डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल को हम लोग रेडियन के टर्म में लेंगे, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे करंट सेंसिटिविटी देखिए कितनी करंट कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब पर यूनिट करंट फ्लो करे, इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी क्या होगी हमारी, कि कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में जब इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, या फिर कितनी अप्लाई करें इसमें यूनिट वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब थीटा की टर्म्स की बात करने वाले, तो वी एस हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी गैल्वेनोमीटर की, वो कितना होगा, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द ब्रॉन्ज स्ट्रिप व्हेन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वी एस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में वी इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू हम पीछे से पुट कर लेंगे, एन बी ए डिवाइडेड में के आर एज इट इज़। सो हमारा ये किसकी वैल्यू थी, एन बी ए डिवाइडेड में के किसकी वैल्यू थी, आई एस की, करंट सेंसिटिविटी की। तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड में रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर वोल्ट। अब बात करते हैं कंडीशंस की, उन कंडीशंस की जिन पे हमारे जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। आपकी जो प्रदीप की बुक है बेटा उसमें लिख रखा है कि सेंसिटिविटी हम डिफाइन करेंगे कितनी स्मॉल करंट को ये मेज़र कर रहा है, बट देखो गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है कि स्मॉल करंट को मेज़र करना, ठीक है। तो हम इन टर्म्स में अगर कहेंगे तो वो इसकी डेफिनेशन से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी किससे डिनोट होगी, थीटा से, डिफ्लेक्शन से। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी, और हमें पता है इनपुट में हम जितनी ज़्यादा करंट देंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, डिफ्लेक्शन मिलेगी। थीटा इज इक्वल्स टू एन बी ए डिवाइडेड में के आई। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज़्यादा एन होगा थीटा उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एन को हम लार्ज ले लें, इसको एक लिमिट तक ही हम लार्ज ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को ले लेंगे बेटा, देखिए गैल्वेनोमीटर की कोई, इसमें अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दिया मतलब वायर की लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे हम लोग। हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। तो जितना ज़्यादा लेंथ वायर का उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट बेटा उतनी ही कम होगी। तो हम करंट के डिफ्लेक्शन को मेज़र नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा एन की वैल्यू ले, प्लस हमारा जो डिवाइस होगा गैल्वेनोमीटर वो बल्की हो जाएगा, भारी हैवी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड लार्ज। मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मैग्नेट्स को हॉर्सशू मैग्नेट्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है ए इज़ लार्ज। ए मीन्स एरिया इज़ लार्ज। एरिया कब लार्ज होगा, जब लेंथ या ब्रेथ ज़्यादा हो। लेंथ और ब्रेथ ज़्यादा ले ली तो अगेन हमारा जो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, वो बल्कि हो जाएगा। तो इसकी भी क्या एक लिमिट है, जैसे एन की एक लिमिट है वैसे ही ए की एक लिमिट होगी, बी की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं के की। के इज़ स्मॉल। देखो हमने यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था के किस पे डिपेंड करने वाला है। के क्या था, एक तरह का रेस्टोरिंग टॉर्क था। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, स्प्रिंग पर। ये जो आपने, ये हमने जो स्प्रिंग ली है, हमने यूज़ किसकी की, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज टिप की रिंग स्प्रिंग यूज़ की हमने यहाँ पे इस मटेरियल की। तो ये स्प्रिंग के डिपेंड करता है इसके मटेरियल पर। जितना फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज़ करोगे स्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए, स्प्रिंग के लिए, ठीक है, आप ऐसे स्प्रिंग कंसिडर कर रहे हो जिसका आप लोग कह सकते हो कि मटेरियल मोर फ्लेक्सिबल है, तो आपका रेस्टोरिंग जो टॉर्क होगा पर यूनिट डिफ्लेक्शन, वो के भी हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही स्मॉल हो जाएगा। जैसे स्मॉलेस्ट के किसके लिए होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज टिप के लिए के की वैल्यू स्मॉल होती है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द स्प्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर में ही जब हम लोग एक लो रेजिस्टेंस की वायर को, जिसे हम शंट भी कहते हैं, उसको कनेक्ट कर दें अगर पैरेलल में। जैसे ये लो रेजिस्टेंस की एक वायर है, ठीक है, जिसको हम लोग ने किससे सिंबल से रिप्रेजेंट किया, एस से। इसको अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये क्या बन जाता है हमारा एमीटर। ठीक है, एमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, करंट को मेज़र करने के लिए। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई आइडियल एमीटर है तो उसमें जो ये शंट रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शंट की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कहेंगे 0 होने वाली है। ठीक है, तो अब देखो ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ से करंट हमने दी आई, सर्किट से हमने करंट दिया आई। ये आई करंट किसके पास जाएगी, एक तो गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जाएगी उसको हमने मार दिया आई जी, और कुछ करंट हमारे शंट रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगी। ये करंट कितनी होगी, टोटल करंट आई है, ये आई जी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी करंट इसमें एंटर करेगी, और आई माइनस आई जी करंट यहाँ से लीव करने वाली है। ये दोनों मिलकर दोबारा से कितनी करंट करेंगे, हमारी आई। अब देखिए करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में, और इस पूरे सर्किट में हमारी करंट फ्लो कर रही है। करंट क्यों फ्लो करती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारी करंट फ्लो करती है। तो हम यहाँ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होने वाला है इन दो टर्मिनल्स पॉइंट में, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ये वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होने वाला है, आई जी जी, क्योंकि भाई ओम्स लॉ के हिसाब से वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना है यहाँ पे, आई जी, रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, जी हमने रेजिस्टेंस माना, इसका ये हो गया। दूसरा हम कहें कि वी ए माइनस वी बी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल किसके, करंट कहाँ से भी फ्लो कर रही है, यहाँ से भी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ से कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई माइनस आई जी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, एस है, तो ये वी ए माइनस वी बी इन दोनों टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट करें तो हमारी वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे, इस चीज़ को भूल जाएं एक बार के लिए, आई जी जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी एस। यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो s इज कम्स आउट टू बी आई जी डिवाइडेड में आई माइनस आई जी इंटू में जी। ये हमारे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस की, जो हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसने इसको कन्वर्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के इनटू द एमीटर। ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आर इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, जब वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द प्रेजेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये वोल्टमीटर बनता कैसे है, अगर हम लोग जो गैल्वेनोमीटर है उसको कनेक्ट कर दें एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लो रेजिस्टेंस की वायर को ही हमने कंसिडर किया, बट वो उसमें कैसे कनेक्ट कर दी, उसके सीरीज़ में कनेक्ट कर दी। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर हम एक सम रेजिस्टेंस की वायर को, हाई रेजिस्टेंस की वायर को कनेक्ट कर देते हैं, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, दो रेजिस्टेंस है जी और एस सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जी प्लस आर। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे करंट कौन सी है हमारी, पूरे के पूरे सर्किट में करंट कौन सी फ्लो कर रही है, हमारी आई जी करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई जी इज इक्वल्स टू, भाई करंट निकालनी है, आई किसके इक्वल होगा, वी डिवाइडेड में आर। वी कितना है, वी टोटल करंट कितनी है, जी प्लस आर।
और यहाँ से हम कह सकते हैं कि G प्लस आर किसके इक्वल हो जाएगा, V डिवाइडेड में IG। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। सो R रेजिस्टेंस कितना होगा, V डिवाइडेड में IG माइनस G। ये हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस, जो कनेक्टेड है सीरीज में विद द गैल्वेनोमीटर। जो पॉइंट नोट डाउन करने वाला बेटा है, जो आइडल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस, ये जो हाई रेजिस्टेंस होगा, कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर हम लोग एमीटर की बात करें, उसमें हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस था ना, तो मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा था, वो हमारा 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, ये आप लोगों के वाइवा टाइम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।